आज का जो टॉपिक आपका है वो है नर और मादा युग्मकों का संलयन। क्या है टॉपिक? यहाँ आप गौर करेंगे सामने, इसके अलावा कहीं नहीं। नर और मादा युग्मकों का संलयन। ये नर युग्मक, नर एवं मादा युग्मकों का नर एवं मादा युग्मकों का संलयन, ये हमारा आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक को समझने के बाद हमारे बहुत सारे क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन तो इतने इम्पोर्टेंट हैं इसमें, बहुविकल्पी प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप ये मान लीजिए कि पेपर में आपको कब रखे हुए मिले। जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई, 7 कोष की 8 केंद्र की एक आवृतबीजी पौधे का भ्रूणकोष होता है। सेम ऐसे ही टक्कर का एक क्वेश्चन, और इससे भी बढ़िया ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको पढ़ने को आपको मिलने वाला है। कोशिश आपको यही करनी है कि सामने आपको देखें, बीच में हम डिस्टर्बेंस ना हो किसी प्रकार से। तो नर और मादा युग्मकों का संलयन की अगर हम बात कर लें, इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। बहुत बेहतरीन टॉपिक। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का एक पोर्शन कंप्लीट होता है ना, और दूसरा पोर्शन इसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा भ्रूण वगैरह बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण। अभी भ्रूण नहीं बना क्योंकि अभी हमारा जाइगोट नहीं बना है। तो आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जाइगोट बनता है। तो टॉपिक का नाम क्या है? नर और मादा युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, है ना। ये है, इसमें हमें दो चीजें पढ़ना है। एक तो हमें इसमें पढ़ना है आपका निषेचन किसे कहते हैं, फिर हमें पढ़ना है इसमें द्विनिषेचन किसे कहते हैं, फिर हमें इसमें पढ़ना है कि त्रिक संलयन किसे कहते हैं। क्या क्या पढ़ना है? निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन किसे कहते हैं, और त्रिक संलयन किसे कहते हैं। और त्रिक संलयन के बाद क्या बनता है और उसका क्या काम है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखना है। और सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो याद रखना है अपन को, नर और मादा युग्मक। आप जानते हैं कि नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, अगर हम नर और मादा युग्मकों का संलयन कराएंगे, क्या कराएंगे? संलयन मतलब क्या कराएंगे? फ्यूजन कराएंगे। फ्यूजन मतलब क्या होता है? नर और मादा, जैसे मान लीजिए ये नर युग्मक है और ये क्या है? मादा युग्मक। तो नर युग्मक को मादा युग्मक से क्या करेंगे? हम लोग मिलाएंगे। तो इनके मिलने की क्रिया क्या कहलाएगी? संलयन या फ्यूजन या प्राथमिक निषेचन या निषेचन, है ना। अच्छा, अपन जानते हैं कि नर युग्मक में हमेशा गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम नंबर हमेशा अगुणित होते हैं, n होते हैं। ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। ऐसे ही मादा युग्मक में भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? स्मॉल n होगी, क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो ये कैसे हैं? अगुणित। कैसे हैं? अगुणित है। ये भी कैसा है? अगुणित है। और जब अगुणित मतलब हैप्लॉइड कैसे? हैप्लॉइड मिलेगा तो नर मादा युग्मकों को मिलने की क्रिया क्या कहलाएगी? संलयन या निषेचन। और इसके बाद जो संरचना बनेगी वो कौन सी संरचना बनेगी? वो बनेगी जाइगोट युग्मनज। क्या बनेगी? वो संरचना क्या बनेगी? नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, संलयन होगा या निषेचन होगा, और उसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट। तो आप देख सकते हैं नर युग्मक में गुणसूत्र कितने हैं, मादा युग्मक में कितने हैं? दोनों मिलेंगे तो जाइगोट में कितने हो जाएंगे? ये हो गया आपका प्राथमिक निषेचन। क्या हो गया? प्राथमिक निषेचन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब ये सारी प्रोसेस पौधों में किस जगह पर होती है? ये सारी प्रोसेस पौधों में किस जगह पर होती है, ये हमें अब पढ़ना है कि नर युग्मक कैसे एंट्री करेगा मादा के जननांग में, और कैसे मिलेगा और किससे मिलेगा। आप तो ये जानते हैं कि मादा युग्मक से मिलेगा,
और मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं? अंडकोशिका कहते हैं। मादा युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? अंडकोशिका कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कल का जो हमारा टॉपिक था कि किस किस प्रकार से, कल का हमारा क्या टॉपिक था कि किस किस प्रकार से नर युग्मक या परागनली हमारे बीजांड में प्रवेश कर जाती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये डायग्राम थोड़ा सा आज हमने बड़ा बनाया है क्योंकि आज बड़े डायग्राम का ही काम होना है। ये रहा आपके सामने, इकाई का चित्र है, इकाई का चित्र है। ये है पुष्प का मादा जननांग स्त्री केसर, और स्त्री केसर को इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं या कार्पल कहते हैं, और इसका समूह कहलाता है गाइनोईसियम। क्या कहलाता है? गाइनोईसियम। तो ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, आपको कल बताया गया था। ये क्या है इस पर? ये क्या आए हैं? परागकण स्त्री केसर के किस भाग पर आते हैं? स्टिग्मा को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर आते हैं। तो अगर ये इसको स्वीकार करता है तो ये एक प्रकार के शर्करायुक्त पदार्थ को अवशोषित करके भूल जाते हैं परागकण, और इनकी एग्जाइन फटने पर, इनकी बाहरी लेयर के फटने पर इनकी जो इंटाइन होती है वो इसको पार करके अंदर पहुंच जाती है, और चाहे जितने परागकण आए लेकिन परागनली कितनी पहुंचती है अंदर? एक। और यदि हमने कल बताया था एक से अधिक परागकण की परागनली पहुंचेगी तो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र एक ऐसे केमिकल को निकालेगा जिससे वो दूसरे परागकण की परागनली की वृद्धि को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, रोक देगा। तो एक स्त्री केसर में स्टिग्मा से कितने परागकण की कितनी परागनली अंदर पहुंच पाएगी? बकाया के लिए रेसिस्टेंट हो जाएगी, प्रतिरोध, ये नहीं घुसने देगी, है ना। चलिए, ये आपके सामने जो नली निकल के आ रही है इसका क्या नाम है? ये कौन सी नली है? ये है आपकी पराग नली। क्या है ये? ये है पराग नली, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉरेन ट्यूब। अब आपको बताना है कि ये आपके सामने डायग्राम जो बना हुआ है इकाई का डायग्राम है, कुछ बताएगा क्या? इकाई का डायग्राम है, कुछ बताएगा? ये क्या है? मटके जैसा नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय, और ये गर्दन जैसा पतला क्या है? वर्तिका। तो इस प्रकार से स्त्री केसर के कितने भाग हो गए? पहला भाग क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? अब हम जानते हैं कि अंडाशय के अंदर ही, हम लोग जानते हैं कि अंडाशय के अंदर ही होता है क्या? अंडाशय के अंदर होता है क्या? ये आप देख सकते हैं, ये काय का डायग्राम हम बना रहे हैं। ये काय का डायग्राम बना दिया हमने अंडाशय के अंदर बीजांड का। बीजांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। इसे ओवरी, अंडाशय को ओवरी कहते हैं, बीजांड को ओव्यूल। ये सारी चीजें आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं, ये सारी चीजें आपको पहले ही आती हैं। हमने बताया था आपको कि अंडाशय के पकड़ने से क्या बनता है? फल बनता है, बीजांड के पकड़ने से बीज। अब आगे की कहानी क्या है? अंडाशय के अंदर क्या है और बीजांड के अंदर क्या होता है, ये भी आपको पता है। ये भी आपको पता है कि बीजांड के अंदर क्या होता है। बीजांड के अंदर क्या होता है, ये भी आपको पता है कि बीजांड के अंदर होता है क्या? भ्रूण कोश। क्या होता है बीजांड के अंदर? बीजांड के अंदर क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एम्ब्रियो सेक कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? N होता है। ये अगुणित होता है भ्रूण कोश। कैसा होता है? भ्रूण कोश की संरचना भी आप लोग जानते हैं। ऊपर की तरफ कितनी कोशिकाएं और नीचे की तरफ कितनी कोशिकाएं? एक कोशिका। ये बीच में सबसे ज्यादा जो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले बना रहे हैं अंड कोशिका। ही एग, हिंदी में क्या कहेंगे?
अंड कोशिका। क्रोमोसोम नंबर, ये ऊपर वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? एंटीपोडल सेल्स, हिंदी में प्रतिमुखी कोशिकाएं। कौन सी हैं ये? तो ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई और बीच में ये सबसे लास्ट में ये क्या हो गई? एक सेल हो गई और इसके साथ में दो होती है कौन सी? सहायक। ये हो गई आपकी कौन सी? सहायक। ये इसी तरफ लिख दे रहे। ये हो गई आपकी दो कौन सी? इसको इंग्लिश में कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। क्या कहते हैं हिंदी में? सहायक कोशिकाएं। क्या कहते हैं? ये भी कैसी होती हैं? अवरत होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी कोशिका कैसी होती है। तो ये बन गया आपके सामने डायग्राम उनका। अब बीच में आपको पता है कितने ध्रुवीय केंद्रक होते हैं? यहाँ पर ये केंद्रक दिखाई दे रहा है आपको, ये कितने हैं? दो ध्रुवीय केंद्रक। इनका नाम ध्रुवीय केंद्रक क्यों है? क्योंकि ये ऊपरी ध्रुव से और निचले ध्रुव से आगे बीच में रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक बीच की कोशिका होती है, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं? तो हमने उस दिन ही बताया था, आपसे पूछा था एक आवृतबीजी पौधे के भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो आप देख सकते हैं 3 कोशिकाएं ऊपर हैं, 3 कोशिकाएं नीचे हैं और एक कोशिका बीच में है। इसका क्या नाम है? सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका। 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक। 3 कोशिकाओं में 3 केंद्रक, 3 कोशिकाओं में 3 केंद्रक, बीच की एक सेंट्रल सेल में 2 केंद्रक, इसलिए 8 केंद्रक 7। अच्छा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अंड समुच्चय किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अंड समुच्चय किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, बता देना है कि अंड कोशिका और सहायक कोशिकाओं का एक समूह होता है। इसका एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में एग एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड समुच्चय, एग एपरेटस। क्लियर? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस किसके अंदर होता है? तो याद रखना है फिलीफॉर्म एपरेटस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिलीफॉर्म एपरेटस तंतुमय समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि फिलीफॉर्म एपरेटस, क्या पूछा जाता? फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ होता है? क्वेश्चन बहुत सारे दिए जाएंगे ऑप्शन आपको, यहाँ वहाँ दुनिया की बात करेंगे, लेकिन आपको अड़िग रहना है किस बात पर? कि तंतुमय समुच्चय, यहाँ पर जो तंतुमय समुच्चय या फ्रीफॉर्म एपरेटस है वो कौन सी कोशिकाओं में होता है? सहायक कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाओं? सहायक कोशिकाओं में होता है। तो ये अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग इस डायग्राम में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्राथमिक निषेचन होगा, किस प्रकार से द्वितीयक निषेचन होगा और किस प्रकार से त्रिसंलयन होगा, किस प्रकार से जाइगोट बनेगा, किस प्रकार से भ्रूण कोश बनेगा और किस प्रकार से भ्रूण बनेगा। ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि जीवों को जन्म देने का काम किसका है? फीमेल डिपार्टमेंट का। किसका? मादाओं का काम है नई संतान को उत्पन्न करना। इसीलिए ये जो डायग्राम हमने बनाया है कौन से पार्ट का है? पुष्प के मादा जननांग का। किसका? ये मादा जननांग का डायग्राम। अब देखेंगे हमारा जो टॉपिक है, 3 चीजें हमें आज क्लियर करना है। कौन कौन सी? प्राथमिक निषेचन या निषेचन, दूसरा द्वितीयक निषेचन और तीसरा त्रिसंलयन। चलिए, अब परागनली आएगी। जिसका परागनली आ रही थी, क्या आ रही थी? ये परागनली अपन ने अधूरी छोड़ी थी, यहाँ से पूरा करेंगे। बड़े ध्यान से देखें सभी लोग, हम तो आप लोगों को देख ही रहे हैं फिलहाल। और ये यहाँ से परागनली चली आ रही है, ये चली आ रही है घेरते हुए, ये चली आ रही है घेरते हुए परागनली
किसको घेरती हुई चली जा रही है? और बीजांड के गेट पे पहुंच रही है। देखें ध्यान से, कहाँ पहुंच रही है? बीजांड के गेट पर पहुंच रही है परागनली। ध्यान से देखें, पहुंच रही है कि नहीं बीजांड के गेट पर? बीजांड के द्वार पर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? माइक्रोपाइल पर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? तो माइक्रोपाइल बीजांड द्वार पर पहुंच रही है परागनली। बताइए किस प्रकार का प्रवेश है? जब परागनली बीजांड के गेट से एंट्री करे तो किस प्रकार का प्रवेश कहलाएगा? कहलाएगा पोरोगैमी। क्या कहलाएगा? पोरोगैमी या बीजांड द्वारी प्रवेश, है ना। इसको हीरो समझ सकते हैं आप। किसको? परागनली को। पॉलिटिव को एक हीरो समझ सकते हैं। हीरो की एंट्री हो रही है ना, हीरो की एंट्री होती है। तो कैसी एंट्री हो रही, कहां से हो रही? बीजांड द्वार से। चलिए अब परागनली आएगी तो परागनली एंट्री के लिए तो आ नहीं रही। परागनली क्या है? किसी को लेके आ रही है, रिसीव करके आ रही है, किसी को छोड़ने आ रही है। किसको छोड़ने आएगी परागनली? परागनली किसको छोड़ने आ रही है? याद है आपको? परागनली छोड़ने आ रही है दो नर युग्मकों को। किसको? दो नर युग्मकों को छोड़ने आ रही है, दो मेल गैमेट को छोड़ने आ रही है। किसको? परागनली दो नर युग्मकों को छोड़ने के लिए आई। उसकी एंट्री फालतू में नहीं हो रही है, कुछ किसी को ला रही है। आगे बात समझ में? चलिए तो अब अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनमें से पहला नर युग्मक सबसे पहले एंट्री करेगा। इनको रिसीव कौन करेगा? तंतुमय। परागनली में रासायनिक संकेतक, केमिकल गाइडेंस दिलाने का काम कौन करता है? तंतुमय समुच्चय। आओ भैया बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाओ, है ना। तो ये प्रवेश करेगा। पहला नर युग्मक जाके यहाँ मिलेगा। बड़े ध्यान से देखना है, जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं उनका ही केवल काम है, बकाया तो ठीक है। पहला नर युग्मक जाके मिल जाएगा किससे? किससे मिलेगा? कौन सी कोशिका है ये? अंड कोशिका से मिलेगा। तो दोनों नर युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? n और अंड कोशिका में कितनी है? तो n प्लस n कितना हो जाएगा? नर युग्मक ये है और ये कौन सा युग्मक है? अंड कोशिका को आप क्या कह सकते हैं? मादा युग्मक कह सकते हैं। तो नर मादा युग्मक मिल गए। मिलने की क्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन या संलयन। और संलयन के बाद नई चीज बनेगी। संलयन के बाद जो नई चीज बनेगी, ध्यान से देखना, वो क्या बनेगी? युग्मनज, इंग्लिश में जाइगोट। कितनी गुणसूत्र संख्या? क्रोमोसोम नंबर कितने? किसे कहते हैं? प्राथमिक निषेचन। जब परागनली से आए दो नर युग्मक बीजांड से एंट्री करते हुए भ्रूणकोश में पहुंचते हैं, वहां उपस्थित अंड कोशिका या एग सेल मादा युग्मक से मिलता है पहला नर युग्मक, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो इनके नर मादा युग्मकों की मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है या प्राथमिक निषेचन कहलाती है। अब जहां प्राथमिक शब्द लग गया है, प्राथमिक निषेचन, तो इसका मतलब है कि वहां पर द्वितीयक भी होगा। बात समझ आ रही? जैसे आपसे पूछा जाए आपने इंटर में कौन सी पोजीशन प्राप्त की? हमने क्लास में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की, तो इसका मतलब है किसी ने सेकंड भी की होगी, है ना। लेकिन अभी अपन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो पहला नर युग्मक जाकर के अंड कोशिका से मिलता है मादा युग्मक से, एक नई संरचना बनती है जिसका क्या नाम है? क्लियर? अब आपके पास कौन सा नर युग्मक बचा है? दूसरा नर युग्मक। ये दूसरा नर युग्मक जाके बिहारी ध्यान से देखना है, ये दूसरा नर युग्मक जाके यहाँ से मिलेगा किससे? दो ध्रुवीय केंद्र। दो ध्रुवीय, तो दोनों ध्रुवीय केंद्रकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी थी? n और इसमें भी कितनी थी? n। यहाँ पर कितने n हो गए? यहाँ पर कितने n हो गए? 3n। तो 3n हो गए, है ना। तो इस यहाँ हम कह सकते हैं कि दूसरा नर युग्मक जाके किससे मिल गया? ध्रुवीय केंद्रकों से मिल गया कि नहीं। और उसने एक नई चीज बना ली जिसका नाम था भ्रूणकोश। क्या नाम था? भ्रूणकोश, जिसको इंग्लिश में हमको क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 3n। आपने साफ साफ देखा है 3n होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अब आपसे पूछा जाए सर द्विनिषेचन किसे कहेंगे? द्विनिषेचन की परिभाषा कैसे बताएंगे?
तो वो कह रहे हैं दो नरयुग्मकों में से पहला नरयुग्मक जाकर के जब अंडकोशिका से मिलता है तो ऐसे निषेचन को हम कहते हैं प्राथमिक निषेचन। ठीक उसी समय दूसरा नरयुग्मक जाकर के किस केंद्रक से मिलता है, ध्रुवीय केंद्रकों से मिलता है और क्या बनता है, भ्रूणकोश। इस क्रिया को हम द्विनिषेचन कहते हैं और इस प्रकार के संलयन को हम त्रिसंलयन, क्योंकि तीन चीजें मिली, नरयुग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रक, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, त्रिसंलयन। संलयन माने मिलना, त्रि माने तीन का मिलना। और समझ आ रही? तो एक ही समय पर आवृतबीजी पौधों की विशेषता है द्विनिषेचन का होना। इसकी आवृतबीजी पौधों की मुख्य विशेषता है द्विनिषेचन का होना, याद रखना है अपन को। इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो एक ही समय में आवृतबीजी पौधों के में एक ही समय में दो बार निषेचन हो रहा है। देखें ध्यान से, कितने बार? तो ऐसे निषेचन को हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन। और प्राथमिक निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और द्विनिषेचन के बाद क्या बनता है? अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले जाइगोट बनता है कि पहले भ्रूणकोश बनता है? पहले जाइगोट बनता है कि पहले भ्रूणकोश बनता है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूणकोश का काम क्या होता है? तो अपन को याद रखना है कि पहले जाइगोट नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो भ्रूणकोश है ये पोषण देने का काम करता है। क्या देने का? इसमें पोषक पदार्थ है, मटेरियल है, तो ये पोषक पदार्थों को देने का काम करता है, पोषण देने का काम करता है। किसको पोषण देने का काम करता है? जाइगोट को पोषण देने का काम। कौन? भ्रूणकोश पोषण देता है। भ्रूणकोश का क्या काम है? भ्रूणकोश का क्या काम है? भ्रूणकोश का काम है जाइगोट को, युग्मनज को विकसित हो रहे जाइगोट को पोषण देने का काम है। किसका? भ्रूणकोश का। भ्रूण माने भ्रूण, एम्ब्रियो, तो जाइगोट के बाद बनता है। कोश माने जो पोषण देता है। तो युग्मनज को, जाइगोट को, भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करेगा? और समझ में आ रही? तो पहले बनता है कौन? भ्रूणकोश। अधिकांश पौधों में पहले भ्रूणकोश, फिर बनता है क्या? जाइगोट। क्योंकि जाइगोट बन गया, वो कहेगा लाओ भैया खाना, लाओ भैया भोजन। नहीं आ रही समझ में? लाओ व्यवस्था, लाओ खाना। अब तुम घर हो जाओ अपना त्रिसंलयन तो हो जाए, डबल फर्टिलाइजेशन, तब तो मिलेगा तो भोजन। नहीं, पहले ही है, पहले ही बन जाता है ये। इसके बाद फिर क्या बनता है? जाइगोट। तब ये विकसित हो पाता है। लाओ मटेरियल, कौन देगा मटेरियल इसको? विकसित हो रहे जाइगोट या भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करेगा? भ्रूणकोश करेगा। बात समझ में आ रही? तब अपने क्वेश्चन बनते हैं तीन फिर से। प्राथमिक निषेचन किसे कहते हैं? द्विनिषेचन किसे कहते हैं? त्रिसंलयन। जब पहला नरयुग्मक जाकर के मिलता है किससे? जाइगोट से, प्राथमिक निषेचन। दूसरा जाकर मिलता है किससे? ध्रुवीय केंद्रकों से, इसे कहते हैं द्विनिषेचन। एक ही समय पर कितने बार निषेचन हुआ? तो ऐसे निषेचन को क्या कहेंगे? द्विनिषेचन के बाद क्या बनता है? भ्रूणकोश के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल माने तीन का, फ्यूजन माने मेल हुआ, जुड़े, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। आप समझ आ रही? क्वेश्चन आता है भ्रूणकोश का काम हमने बता दिया है, जाइगोट को क्या देना? और समझ आ रही नहीं आ रही? अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ से पूछा जाता है कि सर परागण हो गया, परागण आके गिर गए स्टिग्मा पर, अब निषेचन होना है, तो परागण और निषेचन के बीच में अंतर कितने समय का होता है? बहुत बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो बायोलॉजी में आगे जाकर के डॉक्टरी की तैयारी करना चाहते हैं या अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए। क्वेश्चन क्या है कि परागण होने के बाद, ये हो गया परागण, परागकोश से परागकण आ गया परागण, ये हो गया निषेचन। तो परागण के बाद निषेचन में कितने टाइम का अंतर हो सकता है? याद रखना है 2 घंटे से लेकर के 25 घंटे तक का लगभग समय लगता है परागण के बाद। ये परागकण आ गए तो अब कितने घंटे का? मिनिमम 2 घंटे का और मैक्सिमम 25 घंटे का समय लगेगा, तब जाके स्टार्ट होगा क्या? निषेचन। ऐसा नहीं है कि परागकण गिरा, हाल अंकुरित हुआ, हाल अवशोषित हुआ, हाल परागण निकली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कितना अंतर रहता है? दूसरा क्वेश्चन दिमाग में घुसा दो, ये उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि पहले जाइगोट बनेगा तो पहले भ्रूणकोश। तो आप कहेंगे सर पहले तो आपने इसको मिला दिया था जाइगोट में, क्या कंफ्यूजन कर रहे हैं आप? ये आपको समझाने के लिए प्राथमिक निषेचन था, है ना? लेकिन बनता पहले कौन है?
आई बात समझ में। लेकिन दोनों एक ही समय पर कार्यक्रम होता है लगातार, है ना, एक ही समय पर आवृतबीजी पौधों में कितने बार निषेचन, ऐसे निषेचन को क्या कहेंगे, द्वि निषेचन। आई बात समझ में। और द्वि निषेचन के बाद बनने वाली संरचना क्या है, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश का क्या काम है, विकसित हो रहे जाइगोट या भ्रूण को पोषण देना, है ना। और भ्रूणकोश के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, त्रिक संलयन या त्रिसमेकन या ट्रिपल। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उसमें हमें 3 चीजें क्लियर करना थी, प्राथमिक निषेचन, द्वि निषेचन और। तो आप लोग इसकी लैंग्वेज को लिख लेंगे, अब आप इसको तुरंत अपना